नमस्कार, मैं ब्रजमोहन शर्मा राघव मोहन पॉडकास्ट के साथ आज हमें इस समय आगरा में और हमारे बीच एक विशेष मेहमान है। आप सभी को पता है इस समय पूरे विश्व में एक ही चर्चा, वो है भारत पाकिस्तान। हमारे साथ आज डिफेंस एक्सपर्ट मिस्टर यश बंसल जी हमारे उपस्थित है। सर, आपका राघव मोहन पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। आपने इतने सूक्ष्म समय में हमें जो समय दिया और हमारे स्टूडियो पधारे, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम भी आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू भारत पाकिस्तान की जो इस समय हालाती मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर जो भी समस्याएं हैं तो युवा पीढ़ी तक नहीं जा पाती हैं। आपके पॉडकास्ट के कारण वो संघर्ष हमारे भारतीय जवानों का, वो संघर्ष हमारे भारतवासियों का दुनिया के सामने लाने का, यूथ के सामने लाने का जो प्रयास है बहुत माने। बंसल जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या पाकिस्तान जिस तरीके से गीदड़ बक्की दे रहा है, क्या उसके अंदर इतनी दम लगती है आपको? देखिए, पाकिस्तान का कुछ ऐसे ही हाल है कि पाकिस्तान डायरेक्ट आप पर कभी अटैक नहीं कर सकता। पाकिस्तान आपको जियोपॉलिटिकली एरिया के थ्रू कभी घेर ही नहीं सकता। अगर हम इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन देखें या पाकिस्तान आपको जिस एरिया से घेरना चाहता था सन 1948 के बाद से 1948 में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1980 के दौरान भारत ने एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया था जिसमें एक ही पार्ट था जिससे पाकिस्तान में घेर सकता था, वो था सियाचिन। ऑपरेशन मेघदूत के बाद वो एरिया भी आपका हमने छीन लिया। दूसरा तरफ था जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बटा हुआ था, आपको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है जी। फिर पाकिस्तान के पास इतना ना तो एरिया है ना उसकी आर्मी को कोई स्ट्रेंथ है कि वो एक डिफरेंट मोड्स पर, डिफरेंट अपने जगह पर अपनी एक आर्मी को उस पैरामीटर के हिसाब से लड़वा लें जी। और दूसरी बात, उसके जितने भी सहयोगी दल हैं, बिल्कुल मैं यही सुनना चाहता था आपके, जितने भी सहयोगी जो दल हैं जिसमें चीन महत्वपूर्ण दल रोल कर रहा है, चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे हम देखते हैं सीपैक, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान से लेके कराची तक सीपैक को लेके वहाँ की ही पब्लिक का एक विरोध झेलने को मिला है चीन को, जिसमें चीन के काफी नागरिक, काफी कर्मचारी जो है उस कंपनी के वो मारे गए। तो एक कहीं ना कहीं चीन को भी पाकिस्तान पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं। और जैसा कि आपको बताया कि चाइनीज सामान कितना ज्यादा चलता है, इतना बहुत ज्यादा चलता है। 71 में जो हमारे बीच एक मूवी आई थी बॉर्डर, जिसमें सनी देओल जी ने अपना काफी अच्छा किरदार निभाया है, तो वो पैटर्नी टैंक लेकर आए थे किसी से भी। वो एक्चुअली अमेरिका के K-98 पेटेंट टैंक थे और K-98 पेटेंट टैंकों के बारे में कहा जाता था कि इनको कभी भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू आप इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बट हमारे एक जाबाज सिपाही हो अब्दुल हामिद जी, उन्होंने उसका एक बेसिक पॉइंट ढूंढा और जब हमारा फिर उसके बाद जब कच्छ की लड़ाई हमने लड़ी, तो कच्छ की लड़ाई उस समय सबसे आज तक के रिकॉर्ड में सबसे बहुत ज्यादा बड़ी सोचा था, मतलब उसे कहते हैं वॉर ऑफ टैंक। टैंक उसमें तकरीबन 75 से 80 टैंक पाकिस्तान के तबाह हो गए, पेटेंट टैंक जो K-98 टैंक थे, और हमने केवल एक नॉर्मल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू उनको तबाह कर दिया। और अब्दुल हामिद जी के लिए इस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया हमेशा करते रहेंगे और उनको हमेशा अपनी यादों में याद रखेंगे। बंसल जी, जैसा कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने ये पाकिस्तान कलमा के बेस पर बनाया था, कलमा के जोर पर हमने इस देश को बनाया था, लेकिन शायद पाकिस्तानी इस बात को भूलते हैं कि इस देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं। आपकी पूरी जनसंख्या 27 करोड़ है, लेकिन भारत देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं। उसमें से अब्दुल हमीद भी निकले, उसमें से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी निकले, उसमें से कितने कितने ना जाने खिलाड़ी, कितने ना जाने कितने शहीद हुए, ना जाने कितने साइंटिस्ट निकले हमारे यहाँ। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाई हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने। पाकिस्तान में जो एटॉमिक जो बम बनाया था, उनके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको ही खुद देशद्रोही साबित कर दिया और उनको मृत्युदंड दे दिया। देखिए, पाकिस्तान का कुछ ऐसे हिसाब है कि एक बच्चा जो अपने टीचर्स की सारी पढ़ाई से नाराज है, उसको एक बार मार पड़ जाती है तो वो नाराज होकर घर जाता है, कहता है कि हमारे सर बेकार है। पाकिस्तान का कोई हिसाब है। तो पाकिस्तान जिस कलमा है, जिस कुरान की बात करता है, एक्चुअली वो खुद उसमें एजुकेटेड नहीं है। डेफिनेटली। और जिस कुरान को शायद हमें आप जानते हैं, या जिस कुरान को पूरी दुनिया, सऊदी, बाकी के जो देश जो जानते हैं, हिंदुस्तान जो जानता है, उससे कुछ अलग ही कुरान मेरे ख्याल से उनके यहाँ पब्लिश होती है। सऊदियन तो कभी कहते ही नहीं कि ये पाकिस्तानी मुसलमान है। बिल्कुल। एक्चुअल क्या है कि जितने भी पाकिस्तान में जो हम यहाँ से मुंडन गए हुए हैं, वो यहाँ से इंडिया से कन्वर्टेड है। जो एक्चुअल जो मुंडन है वो सऊदी के जो शेख है, वास्तव में वो मुसलमान है। और मैं समझता हूँ कि कुरान कभी भी किसी को गलत राह पर चलने की हिदायत नहीं देती, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो,
चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे हमारे सिख ग्रंथ हों, ये कभी भी किसी को गलत राह पर चलने की अनुमति प्रदान नहीं करते। कुरान में 14 बार जिहाद का जिक्र आता है जी। अगर हम जिहाद को कहते हैं या खुदा की बात करते हैं तो कुरान ये कहता है कि अगर आप सच्चे दिल से अपनी माफ़ी मांग लें तो खुदा भी आपकी सारी गलतियाँ माफ़ करता है। और उसमें एक लाइन और लिखी जाती है कि आप खुदा ने जो सबसे बात अपने से पहले जो सबसे प्यारी चीज़ बनाई वो बनाई इंसान, और इंसान का और खुदा वो बनती है जिसने खुद इंसान को सजदे करने के आदेश दिए, क्या कहते हैं, एंजल्स को, मतलब एंजल्स को कहा जाता है उनके साथ में, मुझे भी एक शब्द रिकॉल नहीं हो रहा है वहाँ के अंदर। तो जिसका कुरान कहता है कि हाँ फरिश्तों को कहा कि उन्होंने कि आप इंसानों को सजदा कीजिए, तो एक पैटर्न उनके कुरान में अभी से चला आ रहा है कि हम इंसानियत को लेके, अब चाहे बाइबल आप ले लीजिए, चाहे हिंदू ग्रंथ ले लीजिए, चाहे किसी और ग्रंथ, इंसानियत को सर्वोपरि रखा गया है। हिंदू ग्रंथ में तो हम हमेशा से कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो और वास्तव में ये पूरा जो विश्व है एक मानव जाति है, ये हमारा परिवार है। लेकिन आने वाले समय में और जो हमारा समय पीछे जो बीत गया है, यहाँ पर जो निकले हैं ना, जो गंदी तरीके के जो व्यवहार निकले हुए हैं, चाहे वो मैं पर्टिकुलरली मुसलमान के लिए तो बात नहीं कर रहा हूँ कि उनके लिए, लेकिन जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो इंडियन को भी थोड़ा सा हीन भावना देखते हैं जिस तरीके से पाकिस्तानी को, लेकिन हम किसी और तरीके से, लेकिन पाकिस्तान जो है वो प्योर टेररिज्म बन चुका है, इसलिए उनको इस तरीके से देखा जाता है। पाकिस्तान का टेररिज्म आज उसकी जरूरत मजबूरी बन चुकी है। हाँ ये बात क्या कहते हैं, कुछ भाव इतने ज़्यादा भर जाते हैं जिनको हम सही नहीं कर सकते और काट भी नहीं सकते। मुझे ऐसा लग रहा है उनको मधुमेह हो चुका है। अब वो क्या है कि वो उनकी जरूरत हो चुका है जी। आज किसी भी सरकार को पाकिस्तान पावर आने के लिए टेररिज्म की जरूरत पड़ती है। डेफिनेटली। तो और फिर दूसरी बात, पाकिस्तान में अभी तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन नहीं पाया। पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब से कोई स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कभी किसी भी सरकार को लगातार 5 साल चलने दिया ही नहीं। हम कहें कि अगर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट है, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, तो ये कहना ही गलत होगा, क्योंकि जब तक कोई डिप्लोमेट या डेमोक्रेटिक होने की कोशिश करता है तब तक पाकिस्तान तक का पलट हो जाता है। बिल्कुल। बंसल जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि भारत अपनी किस तरीके की रणनीति बना रहा है, कब अटैक करेगा? क्योंकि मोदी जी ने जो शब्द बोला है ना कि हम पाताल से ढूंढ के निकालेंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। एक स्ट्राइक तो आज रात को ही भारतीय सेना द्वारा की गई है। बिल्कुल। लेकिन हम अभी खुल के ये बात नहीं कह सकते कि मोदी जी किस तरीके का प्लान कर रहे हैं, क्या अटैक कर रहे हैं। बहुत बड़े पैरामीटर्स पर चर्चा होती है, अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं, बट मुझे अब लगता है कि अब एक ऐसा समय आया है कि पाकिस्तान को तीनों फ्रंट से घेरने की जरूरत है। एक, हमें उसके नेवल उसको ब्लॉक करना चाहिए, पैसेज को, जिससे पाकिस्तान के इकोनॉमी को बहुत अच्छी चोट लगे। दूसरी बात, जिस तरीके का क्या कहते हैं, अभी एक वो चला था कि पाकिस्तान का हमने पानी रोक दिया, पाकिस्तान ने पानी रोक दिया है, तो एक्चुअली हम पाकिस्तान को पानी रोक के इतनी ज़्यादा क्षति नहीं कर सकते। डेफिनेटली इतनी ज़्यादा क्षति हम अगर सही जान में जाने की, क्योंकि हम आप बात करें कि झेलम और चिनाब नदियों में भी इतना पानी है कि पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा। हाँ, एक कहते हैं कटौती जरूर हो सकती है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि पानी की बूंद बूंद लेकर जाए। ठीक है। दूसरी बात अगर हम एक प्रकार से कर सकते हैं कि अगर हम, क्योंकि हम भारत ने हमेशा इंसानियत को महत्व दिया है, तो हम एक ऐसी ड्रामेटिक सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, वरना भारत अगर चाहे तो वहाँ पर बाढ़ जैसी हालत पैदा कर सकते हैं आने वाले 6 महीनों के बाद। तो इस सिचुएशन को हम देखते हुए एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान को एक तो इकोनॉमिक तरीके से, डिप्लोमेट तरीके से भारत 1947 से घेरता आ ही रहा है, लेकिन उसका हमें कोई ज़्यादा फायदा मालूम नहीं पड़ता है, ना दिखाई देता है। दूसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि हमें पाकिस्तान का, जब हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था आपका 17 जब हुआ था हमारा, तो हमने उसमें कुछ 10% अपना कच्छ का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा पास मौका है हमारे हिस्से को वापस लेने का। तो कश्मीर भी हम की तरफ हम मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इस गर्म भाव में कुल्हाड़ी मारनी चाहिए कि पीओके हमें अपना वापस लेना चाहिए। पीओके वापस लेना, पीओके एक अलग, पीओके देखिए हम आज बैठे बैठे बात तो कर सकते हैं, पीओके एक बहुत बड़ा मैटर है। पीओके का जो हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात, वहाँ की पॉपुलेशन, सबसे बड़ी बात है कि कच्छ के जिस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट जिस हिस्से की आप बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली पॉपुलेशन है। लेकिन बंसल जी, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो बलूच हैं, वहाँ की जो लोकल जनरेशन है, वहाँ के जो व्यक्ति है, वो भी खुद परेशान है इनसे। बिल्कुल परेशान है, क्योंकि ना वहाँ जाने के लिए सड़क है, ना अच्छे विश्वविद्यालय हैं, ना वहाँ अच्छे मेडिकल्स हैं, ना अच्छे स्कूल्स हैं। एक नॉर्मल जो पॉपुलेशन उसको क्या चाहिए, एक रहने के लिए अच्छा सर्विस चाहिए। तो वो सरकार मेरी समझ से कहीं ना कहीं आज भी पीओके की जो व्यक्ति है
उनको शायद एक छोटी नज़र से देखती है, नहीं बिल्कुल जिससे आज वो परेशान है। बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो दिखाते हैं कि वहाँ के लोग बीमारी से ग्रस्त होकर मर रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सड़क नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू है। अगर हम चाहें तो अभी पीओके को इस गर्म भाव में हम अपने घर वापस ले सकते हैं। बलूच और पीओ के दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अगर हमें वॉर डिक्लेयर करना पड़ जाता है तो उससे पहले वॉर डिक्लेयर करने से जैसे हमने 1971 में देखा कि शहमान ने 16 जुलाई को बोला कि क्या वॉर डिक्लेयर कीजिए, उन्होंने नवंबर तक वेट किया, दिसंबर तक वेट किया, क्योंकि उनके प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है। अगर हम वॉर डिक्लेयर करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्लान करके सोचना पड़ता है। हम आज भी हथियार लेके क्या कहते हैं पड़ोसी को मारने का काम नहीं है कि हमारे घर के सामने पड़ोसी और हम लड़ ताकि चलते हैं। बिल्कुल हमारे ये ठीक है, एक बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि अगर हम आज अचानक किसी को वॉर करते हैं तो हमें भी उतना नुकसान हो सकता है। हमारे लिए हमारी एक फौजी की जान इंपॉर्टेंट है। तो हम कम से कम कैजुअलिटीज़ के साथ में या जीरो कैजुअलिटीज़ के साथ में अगर किसी चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं तो हम पहले वहाँ ट्राई करना पसंद करेंगे, जिससे हमारे फौजियों को नुकसान कम हो और एक वॉर सिचुएशन पैदा करने के लिए। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान इतना भी कमजोर नहीं है आज के डेट में कि हम चाहें एक दिन में वॉर को क्लोज कर दें। बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाला एक वॉर हो सकता है, क्योंकि पीओके का मतलब एक स्टेट को एक तरीके से आप उसके आप जा रहे हैं कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर जब कर रहे हैं आप उसके एक स्टेट को, तो पाकिस्तान भी लड़ेगा, ऑब्वियसली लड़ेंगे तो बोलो। और नुकसान हमें जितना कम हो तो तैयारी पहले हम अपनी पूरी तरह कर लें बिल्कुल और उसके बाद एक अटैक करें, जिससे हमारे और आसपास की जो कंट्री है उनको भी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, जिससे भारत के कोई और फ्रंट पर लड़ाई ना मिल जाए। क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन इन फ्रंट से भी हमारी तरफ अटैक हो सकता है डेफिनेटली। क्योंकि हम देखें कि बांग्लादेश की स्थिति आज भारत के खिलाफ चल रही, स्थिति सही नहीं है, श्रीलंका की स्थिति भी सही नहीं है भारत की। तो हमें देखते हैं कि किसी और फ्रंट पर वॉर ना हो जाए हमारे साथ, इसलिए हमें वहाँ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोबिलाइजेशन से लेके अकोमोडेशन, मोबिलाइजेशन आर्मीज का और जितने भी हथियारों का सप्लाई है, या फिर एक वॉर सिचुएशन में जो क्या कहते हैं अपने हथियारों को पोर्ट को मैनेज करके रखते हैं, सारी चीज़ें देखिए। लेकिन बंसल जी, पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है कि इसने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। तो ये सारी चीज़ अगर आप ये देखें कि मोदी जी पाकिस्तान गए, पुलवामा हुआ, उससे पहले हमारे अटल बिहारी जी गए, 99 हुआ। अटल बिहारी जी ने दोनों देशों को जोड़ने के लिए समझौता एक्सप्रेस चलाई, लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारी पीठ पर छुरा घोंपा। इसकी आदत है, सदैव की रही है, और शायद ये आदत हम इस बार ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी, आप एक सूक्ष्म समय पर हमारे बीच पधारे। बताओ, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।